तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में अपने संबोधन में प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया और एक बार फिर कहा कि वेल्थ क्रिएटर देश के लिए जरूरी होता है। न्यू इंडिया के अपने विजन को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ बाबू करेंगे क्या? समाज के अंदर ताकत है, देश के अंदर ताकत है और हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। देश को अब बाबूगिरी से छुट्टी और सब कुछ बाबू ही करेंगे। देश और समाज की ताकत निजीकरण। ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। बुधवार को लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए खड़े हुए तो इस भोजपुरी कहावत के साथ उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। इस भोजपुरी कहावत का मतलब है न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए विपक्ष के दोहरे चरित्र को उजागर करने वाले एक के बाद एक कई तथ्य सामने रखे। इस दौरान विपक्ष जिस मुद्दे पर मोदी सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना करता रहा है, प्रधानमंत्री ने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के उसी मुद्दे को उठाया और इसे देश और समाज की ताकत बताया। कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में प्राइवेटाइजेशन का समर्थन किया और एक बार फिर कहा कि वेल्थ क्रिएटर देश के लिए जरूरी है। मैंने ऐलान के लिए पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? जब प्रधानमंत्री ने सदन से सवाल किया कि देश में सब कुछ क्या बाबू करेंगे, तो पूरे सदन का समर्थन उनके साथ था। मेज ठोककर सांसदों ने पीएम मोदी की बात का समर्थन किया। पीएम ने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर को गाली देने की संस्कृति देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए समझाया कि सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। कई मोबाइल कंपनियां देश में आई और आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं पर विश्वास जताते हुए बोला कि आज दुनिया बदल चुकी है, समाज और देश के अंदर ताकत है। हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हर किसी को बराबर अवसर मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा हम करेंगे इन सवालों के साथ। पहला बड़ा सवाल, देश से बाबूगिरी खत्म होगी क्या? ये आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल है। वेल्थ क्रिएटर बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा, ये हमारी बहस का आज दूसरा सवाल है। सब कुछ लाल फीताशाही के भरोसे आखिरकार कब तक? लाल फीताशाही जो हम देख रहे हैं, जो ब्रिटेन शासन से चली आ रही है, जब मुगलों का कब्जा था यहां पर, वो क्या आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी? आत्म गौरव से ही आत्मनिर्भर भारत का रास्ता क्या निकलेगा? और युवाओं की ताकत से विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? ये हमारी बहस का आज पांचवा सवाल। तो आइए बहस की शुरुआत हम करें और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक संजीव कौशिक आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और हमारे साथ पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि साहब भी जुड़े हुए हैं। आरवीएस मणि साहब, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बातें कही, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है, वेल्थ क्रिएटर्स चाहिए, नहीं तो रोजगार कहां से देंगे, और देश के बाबू क्या इस देश को चलाएंगे? आपका पहला रिएक्शन। मैं इससे सहमत हूं, 100% सहमत हूं। ये
बाबुओं के पास ज्यादा काम देते देते दो बहुत मुख्य बिंदु रखना चाहता हूं। पहली बात, हमारे आईआईटी और आईआईएम से पास आउट करके कई लोग बाबूगिरी में, आईएएस में, सिविल सर्विस में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक तरीके से सशक्तिकरण बहुत ज्यादा है और बाकी जगह आपके साथ चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। एक वातावरण बन चुका है यहां प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। पहली बात ये। दूसरी पहलू ये है कि इंडियन एयरलाइंस के कंपनी होती थी, उसको एक ब्यूरोक्रेट के पास, नौकरशाह के पास हमने काम दिया, उसका भार संभाला और कुछ दिनों में वो मर्ज होना पड़ा, इतनी हालत खराब हो गई। सिमिलरली ऐसे आपको कई जगह मिलेंगे जहां बाबुओं के पास काम देने के वजह से फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावंकूर फैक्ट है, या कई ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे उद्यम मिलेंगे जो पब्लिक सेक्टर में थे, जिनको कारोबार बाबुओं को सौंपी गई थी, परंतु वो अपने आप से विंडिकेट करके अच्छे तरीके से परफॉर्म करके नहीं निकल पाए क्योंकि उनकी समर्थता एक तरीके से एक सीमित है, उनकी सक्षमता एक सीमित जगह रेखा के बाहर नहीं पाती है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होता। दूसरी बात है, उसके साथ अपने आप को जोड़ने की भी एक जो बात होती है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज मार्गदर्शन किया बहुत ही 100% बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग मार्गदर्शन है कि ये आगे जाके इसके अंदर, बिकॉज जो इनको सक्षमता थी आईआईटी आईआईएम से पास करके या डॉक्टर लोग भी बाबू बनते हैं, इसका वजह यही था। परंतु आज कोविड में हमारा जो कोरोना वैक्सीन का हमारा जो विश्व भर में, हमारा इसरो के वजह से जो विश्व भर में और हमारे एटॉमिक एनर्जी के विश्व भर में, वहां पर बाबूशाही नहीं, वहां पर सक्षम शाही, समर्थता शाही के वजह से आगे बढ़ी है और इसीलिए हमें विश्व कीर्ति प्राप्त हुई है, विश्व भर में हम फेमस हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी केस स्टडी को आगे ले जाते हुए बाबुओं की, जैसे आईएएस, बाकी सिविल सर्विसेज की जरूरत वहां पर है जहां पर उनको होना चाहिए, जैसे हेल्थ सेक्टर के मैनेजमेंट में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में, रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में हर जगह उनके लिए काफी है। उसको छोड़ के आप कमर्शियल एंटरप्राइजेस में, आईटीडीसी आज खत्म हो गई है, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खत्म हो गई है, एयर इंडिया कई बार लड़खड़ा रही है, ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर जब भी हमने नौकरशाह के पास ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बार सौंपा है, उसका जो परिणाम है कोई अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है और कुछ दिनों बाद वो जो संस्था खुद ही अपने आप मर जाती है। ये एक ठीक है, लाइव उदाहरण है। मणि जी, बहुत ही अहम बात आपने कही। लेकिन राजीव जेटली जब सरकार बनी थी 2014 में ही जो नारा दिया जाता था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सारे नारे दिए जाते थे, और जो बात यहां पर मणि साहब कह रहे हैं, ये 7 साल के बाद भी हम बाबूगिरी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी भी देश बाबुओं के हवाले क्यों है आखिरकार? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। मीमांसा, इसको मैं थोड़ा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी एक राष्ट्रीय अखबार के अंदर। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो उसमें भी जो बाबुओं के अंदर भी जो यूथ था, उस यूथ की जो परफॉर्मेंस थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। क्योंकि एक सर्टन स्टेज के बाद वो यूथ जब आईएएस पास करता है तो वो बाबू बनने की तरफ आगे बढ़ता है, वो अपना मुकाम पाना चाहता है। उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो वो जो चुनौतियां होती हैं जिनके लिए वो रखा गया था, जिसके लिए वो आया था सिविल सर्विस में, उन चुनौतियों से वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है। दूसरी रिपोर्ट उसी अखबार के अंदर जो पब्लिश की गई वो ये की गई कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बताया, क्या आईएएस ही यूरिया बनाएगा, आईएएस ही सारी चीजें डिसाइड करेगा? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जो रिपोर्ट में आया वो ये आया कि बहुत सारे ऐसे सीनियर आईएएस अधिकारी थे जो अपने घर में, जब वो किसी ट्रैफिक जाम से जूझते थे या उनको कोई ऐसा निवारण करना होता था, उन्हें समझ नहीं आता, तो वो अपने घर में अपने बच्चों से जब डिस्कस करते थे, उनके बच्चे उन्हें राय दे देते थे कि अगर ऐसा किया जाए तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है उसके जो विचार हैं वो इतने खुले हुए विचार हैं, वो इतना टेक्निकल सेवी है कि उसके पास हर तरह का समाधान होता है। तो एक सीनियर अधिकारी अगर अपने बच्चों से सीख सकता है, तो आप सोचिए इस देश के अंदर कितने ज़्यादा बच्चे, जैसा आपने देखा पीछे लगभग 12-12, 13-13 साल के बच्चों ने ऐसी ऐप बना के दिखा दी जिसका सॉल्यूशन शायद बड़ी बड़ी फाइलों में नहीं निकल रहा था। बाबुओं की फाइलें पड़ी थी, फाइलें मूव नहीं कर पाती थी, चलती नहीं थी, उसमें समाधान नहीं आते, ऑब्जेक्शन लगती थी, ऑब्जेक्शन के बाद कभी फाइल ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, लेकिन समाधान नहीं था। समाधान किसने निकाला? छोटे बच्चों ने निकाल दिया, हमारे यूथ ने निकाल दिया। मुद्दा यह नहीं है कि हम
बाबुओं के खिलाफ है। मुद्दा यह है कि जब हमारे पास खुले विचार मौजूद हैं, हमारे पास प्रतिभाएं मौजूद हैं, हमारा यूथ इतना सक्षम है, तो हम उन विचारों को आगे लेकर क्यों ना आए, हम उन विचारों को आगे लाकर क्यों ना रखें। स्टार्टअप में आप देखिए जो दुनिया नहीं कर पाई, ऐसे कुछ बच्चे आए जिन्होंने स्टार्टअप में ऐसे प्रोडक्ट बना के दिखाए जिसको आज पूरी दुनिया अमेरिका जर्मनी तक मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी ऐसे टेक्नोलॉजी दीजिए, हम भी इसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये विचार क्यों बंद कमरे के अंदर रखे जाएं, डब्बे में क्यों संभाल के रखे जाएं, और क्यों हम सारे अधिकार केवल चंद लोगों को दे दें जो लोग हमारी पॉलिसी बनाते हैं। अरे भाई, पॉलिसी मेकिंग में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, मैं कहता हूं बच्चों की भी भागीदारी होनी चाहिए। आज का बच्चा, मीमांसा जी, अगर आप शायद आपके घर में बच्चे होंगे, हो सकता है मुझे मोबाइल चलाना ना आता हो, आपको ना आता हो, आप उनके हाथ में पकड़ा के देखिए, वो आपको इतनी सारी चीजें बताएंगे जो हमें पता ही नहीं थी। तो उन विचारों को बंद क्यों किया जाए? बात आप कह रहे हैं कि युवाओं में वो ताकत है, ये ताकत आखिरकार विपक्ष को क्यों नहीं नजर आती है, घनश्याम तिवारी जी? और जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि जो वेल्थ क्रिएटर्स तो हमें चाहिए, क्योंकि रोजगार भी तो आपको देना है और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत जरूरी है, और विपक्ष तो हमेशा सरकार को यही घेरता है कहकर ये तो सूट बूट की सरकार है। देखिए, जनवरी 25, 2021 को बिजनेस टुडे की हेडलाइन है, टॉप 100 इंडियन बिलियनियर्स वेल्थ रोज बाय ₹13 लाख करोड़ ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो कहती है कि 13 लाख करोड़ सिर्फ पहले जो 100 भारत के बिलियनियर्स हैं उनका वेल्थ बढ़ा है। दूसरी हेडलाइन कहती है कि 18% ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी तरह का ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो अगर आप सरकार से पूछिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि उनकी सरकार की उपलब्धि क्या है, तो अगर वो कहते हैं कि अब आज के समय में हम प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। अगर सरकार की उपलब्धि होती कि प्राइवेट सेक्टर हो या फिर बाबूगिरी हो, जिसे भी वो जो कहना चाहें, उसके माध्यम से इस पूरे 1 साल में जो हमारे बच्चे स्कूल से बाहर गए हैं उनकी कोई मदद की गई होती, या जो मेल न्यूट्रिशन बढ़ा है वो कम हुआ होता। या छोड़िए, सरकार प्राइवेट सेक्टर और बाबूगिरी की बात करती है, इंडिया करप्शन इंडेक्स में लगातार हर साल स्लिप होता जा रहा है, एशिया के सबसे करप्ट देशों में इंडिया की शुमार हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री के हर भाषण को अगर हम पॉलिसी मान लें तो उसे देश तो कहीं जा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो अच्छा भाषण देते हैं, वो भाषण देंगे, उस पर चर्चा होगी और बात आई बात गई बात हो जाएगी। कल कोई नया नारा, कल कोई नया भाषण, आज बाबूगिरी, कल कुछ और। जैसे कि कोई स्टूडेंट जो फेल होता है वो किसी दिन कहता है कि मेरी पेंसिल खराब थी, किसी दिन कहता है कि मेरी नोटबुक खराब थी, किसी दिन कहता है कि लाइट नहीं आ रही थी। प्रधानमंत्री को हर दिन एक नया बहाना चाहिए कि क्यों देश गलत दिशा में जा रहा है। अगर हमारे शिक्षा के संस्थान, तिवारी जी देखिए, आलोचना करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अब क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या विकास मॉडल होना चाहिए? सिर्फ उद्योगपतियों को निशाना बनाकर क्या आपको लगता है देश आगे बढ़ जाएगा? और फिर कुछ फैक्ट्स पर भी तो नजर डालिए। क्या यूपीए सरकार में क्या इन उद्योगपति जिनको आप लगातार घेरते हैं हर रोज, क्या इनको लोन्स नहीं दिए गए? क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए? मैं आपसे भी रिएक्शन इस पे लूंगी और संजीव कौशिक को भी यहां पर जोड़ लें। संजीव कौशिक जी, जरा जवाब दीजिए। यूपीए शासन में अदानी को लोन दिया गया 72,000 करोड़ का, अंबानी को लोन दिया गया 1,13,000 करोड़ का, रिलायंस ग्रुप को कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए? देखिए, कल और परसों 2 दिन लगातार पूरा देश सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को और बहुत कुछ उम्मीद लगा के सुन रहा था कि शायद वो कुछ बोलेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरी है, देश में जो उथल-पुथल चल रहा है, शायद उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो लगातार दाएं बाएं की बात को करते रहे। खुलकर, पहली बार उन्होंने खुलकर के निजीकरण के बारे में भी बोला, और जिस तरह से उन्होंने निजीकरण की तारीफ की, मुझे लगता है कि निजी क्षेत्रों की तरफ यदि वो बोल ही रहे थे तो 2-4 अपने मित्रों का नाम भी बोल देते तो ज्यादा बुरा नहीं होता। लोग जानता है किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि आप इधर उधर की बातें कर क्यों रहे हैं? क्या मूल मुद्दा यही है? आप क्या चाहते हैं? हम देख रहे हैं इस पैंडेमिक की बात यदि आप कर रही हैं तो हमें ये भी पता है कि किसी एक सेक्टर की बात करें या किसी एक यदि उद्योगपति की बात करें तो वो इस कोरोना काल में जब सारे बिजनेस ध्वस्त हो रहे थे तो प्रति मिनट 1.5 करोड़ और प्रति घंटे वो लगभग 9 करोड़ रुपए के हिसाब से वो पैसे बना रहे थे। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। क्या उनका योगदान रहा इस पैंडेमिक पे? किस तरह से देश के लिए योगदान रहा? ये तमाम तरह की यूपीए शासन में 2005 से लेकर 2013 के बीच 36.5 लाख करोड़ के लोन्स दिए गए उद्योगपतियों को। नहीं, ये दाएं बाएं की बात है। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि दिए गए, लेकिन जिस तरह से लगातार हर एक सेक्टर को फिर आप कैसे आप सरकार को घेरते हैं? आप उसका तो जवाब दीजिए ना। ये आप बोलते हैं ना सूट की सरकार है। 4-5 जिलों, आप लाल किला की बात कर ले, आप एयरपोर्ट की बात कर ले, आप रेलवे की बात कर ले, गिने चुने लोग हैं और उन लोगों से किस तरह से रिटर्निंग है ये भी देश जान रहा है। और जो बाबूगिरी की बात बार बार की जा रही है, आप कहना क्या चाहते हैं?
क्या ये लोग सक्षम नहीं है? जिस तरह से घुमा के आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबूगिरी खत्म करने की जरूरत है, आप बाबूगिरी ही तो खत्म कर रहे हैं पिछले 4-7 सालों से। क्या कर लिया आपने? आप बताइए। आज जाकर के 2021 में जब सारे लोग कल और परसों में लगातार आपके चेहरे पर देख रहे थे कि आप कुछ उन किसानों के बारे में बात करेंगे, एक बार भी उनके जुबान से 150 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, संवेदना के एक स्वर नहीं निकले। सारा संजीव देश कौशिक, मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन राजीव जेटली जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जेटली जी, 30 सेकंड है मेरे पास, फिर मुझे वाइंड अप करना है डिबेट। मैं केवल मेहमान से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, ना पहले थी, ना आज है, ना आगे रहने वाली है। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आपको याद होना चाहिए कि जितने पैसे में बिजली बनाई जाती थी थर्मल प्लांट में, उससे लगभग 40% पैसे कम पे में कांग्रेस की पार्टी की सरकार में मैं कोट कर रहा हूं कि तब वो बिजली अडानी से ली जाती थी जो 40 पैसे सस्ती पड़ती थी। तो आप ये बताइए, जो बाकी का पैसा है 40% सस्ती पड़ती थी, जो बाकी का पैसा क्या वो बाबू की जेब में नहीं जाता था? क्या वो राजनेताओं की जेब में नहीं जाता था? अगर वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर को उसकी सब्सिडी मिल जाए, उसको रियायत मिल जाए, तो वो बेहतर है कि वो राजनीतिक लोग या वो बाबू जो उनसे है, वो ऊपर का जो कमाई होती थी या उसके जो महंगे खर्चे होते थे, जो टरबाइन नहीं चल पाते थे, पंचक्कियां नहीं चल पाती थी, उसके ऊपर पैसा खर्च करना। जब एक सुविधा हमने जनता को देनी है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब कांग्रेस ने अपने राज्य में, अपने राज्यों के अंदर अपने सरकार के टाइम पे एक्सेप्ट किया था, तो आज उनको इस बात में क्या बुराई नजर आती है? देखिए, अगर कहीं पर कोई रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार किसी की भी प्राइवेटाइजेशन हो चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, अगर उसका विस्तार होगा तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार से किसको आपत्ति हो सकती है कि रोजगार ना बढ़े? तो ये थोड़ा सा इनको खुले विचारों के साथ सोचना पड़ेगा। मैंने तभी कहा था आपसे कि बच्चों से राय ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, युवाओं से राय ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें होता क्या है कि कुछ राजनीतिक लोग और कुछ बाबू बैठकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने भारत को कैसा बनाना है। अरे, हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने विचारों को आगे लेकर चलना है, हमने हर तरीके से कंपटीशन क्रिएट करना है, हमें जनता के बारे में सोचना है, हमें गरीब किसान के बारे में सोचना है, हमें उस मजदूर के बारे में सोचना है जिस मजदूर के पास रोजगार नहीं है, दूर दराज के इलाकों में इंडस्ट्री लेके जानी है। ये लोग अगर इसी तरीके से चुनौती बने रहेंगे, दीवार बने रहेंगे, तो ये देश का विस्तार नहीं करवाएंगे। इसीलिए इनको आंदोलन जीवी का नाम दिया है। और मैं तो कहता हूं कि बुद्धिजीवी मंदबुद्धि जैसी हरकत करेगा तो देश को कहीं ना कहीं रोकने में सबसे बड़ा योगदान देने वाला है। वो दरअसल होनी भी चाहिए ग्राउंड पर। और जो आपने कहा कि देश के युवाओं के हाथ में वो ताकत देनी होगी, और जो मणि साहब ने पहले कहा था कि इस देश में अब सक्षम शाही चाहिए, बाबूशाही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.